सबसे पहले हम बात करेंगे 8 विधानसभा सीटों पर 9 और 23 अप्रैल को उपचुनाव, 4 मई को होगी मतगणना। फिर हम बात करेंगे दिल्ली में बनेगा सुपर मेडिकल हब, जीटीबी समेत 3 बड़े अस्पतालों का होगा विलय, एम्स जैसी मिलेंगी सुविधाएं। फिर हम बात करेंगे 9/11 जैसा हमला कर ईरान को फंसाने की साजिश, तेहरान का अमेरिका पर आरोप। फिर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की आग में झुलसेगी भारतीय कंपनियां। और आखिर में बात करेंगे काले बादल, बूंदाबांदी, दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम। और आखिर में जानेंगे देश भर की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता एसएनडी मीडिया से। चुनाव आयोग ने गोवा, कर्नाटका, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। मौजूदा विधायकों के निधन से रिक्त हुई इन सीटों पर 9 और 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने रविवार को ये घोषणा की थी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना 4 मई को होगी। सभी 8 सीटों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मौत के कारण जरूरी हो गए थे। ये 8 सीटें हैं: गोवा में पोंडा, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, नागालैंड में कोरंडाग, त्रिपुरा में धर्मनगर, गुजरात में अमरेट और महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके चलते बारामती सीट रिक्त हो गई। साथ ही अलियानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट से विधायक शिवाजी राव करदिले का भी कुछ समय पहले निधन हो गया, जिसके कारण राहुरी विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई। अब चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों के मतदान 23 अप्रैल को होगा। बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और संभावना है कि दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव होंगे। ये लगभग तय है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगी, इसलिए विपक्षी दल इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार सकता है। साथ ही यह भी संभावना है कि भाजपा राहुरी में भी निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव ला रही है। जीटीबी, डीएससीआई और आरजीएसएसएच अस्पतालों को एम्स की तर्ज पर एकत्रित कर आधुनिक बनाया जाएगा। एबास को निमहंस 2 के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पहल मरीजों को विश्वस्तरीय रूप से सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हाल ही में दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राजधानी के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों को एकीकृत करके हुए एक सशक्त और आधुनिक चिकित्सा तंत्र विकसित करने, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और व्यवस्थीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित और वैज्ञानिक उपयोग बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों के एकीकरण में डॉक्टर्स, विशेषज्ञ चिकित्सा उपकरणों और आधारभूत संचारण का बेहतर उपयोग हो सकेगा और मरीजों को अधिक सुव्यवस्थित तथा उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव अली लाजरी ने दावा किया है कि अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की साजिश रची जा सकती है और इसका आरोप ईरान पर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लारिजानी ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मुझे जानकारी मिली है कि जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़े कई लोग ऐसी साजिश बना सकते हैं। उनके मुताबिक यह योजना 9/11 जैसी घटना करवाने और बाद में इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ऐसी किसी भी आतंकी योजना का विरोध करता है और ईरान का अमेरिकी जनता से कोई युद्ध नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर 9/11 जैसे दूसरे हमले की साजिश से जुड़ी कई अफवाहें फैल रही हैं। ये हमला दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। 11 सितंबर 2001 को आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक कर लिया था।
2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से टकराए थे और एक विमान पेंटागन से टकरा गया था। इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। विदेश में कच्चा तेल $100 के पार पहुंच गया है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। ऐसे में तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए वे रिफाइनरी कंपनियों को कम भुगतान करने की तैयारी में हैं। इस फैसले से बिना पेट्रोल पंप वाली MRPL और CPCL जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आ रही है। कुछ समय पहले तक जो कच्चा तेल करीब $65 से $70 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, वह आज युद्ध और तनावों के कारण $100 के पार निकल गया है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम जनता के लिए यह राहत की बात जरूर है, लेकिन सरकारी तेल विपणन कंपनियों के लिए ये एक बड़ा आर्थिक संकट बन गया है। वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा कच्चा तेल खरीद रही है, लेकिन घरेलू बाजार में उसे पुरानी और कम कीमतों पर बेचने को मजबूर है। इस लगातार बढ़ रहे नुकसान की भरपाई के लिए अब ये कंपनियां एक नया और सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही हैं। बाजार से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियां अपने नुकसान को कम करने के लिए रिफाइनरी ट्रांसफर फाइन्स RTP में बड़ा बदलाव करने की रणनीति बना रही है। RTP दरअसल वह आंतरिक कीमत होती है जिस पर रिफाइनरियां तैयार पेट्रोल और डीजल को बिक्री में लिए मार्केटिंग कंपनियों को सौंपती है। अगर OMCs इस RTP को फ्रीज कर देती हैं या इस पर भारी डिस्काउंट तय कर देती हैं तो रिफाइनरियों को बड़ा वित्तीय झटका लगेगा। इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बड़ी कीमतों का जो फायदा रिफाइनरों को मिल सकता है, वह अब उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें भी मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान का कुछ हिस्सा मजबूरी में अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। तपती गर्मी से परेशान दिल्ली समेत उत्तर भारत को राहत मिलने वाली है। IMD के अनुसार 15 से 20 मार्च के बीच दिल्ली, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी राज्यों और झारखंड में गर्म चमक के साथ हल्की बारिश, आंधी और ओले गिरने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम ने फिर अपनी चाल बदली है और इस बार वह बारिश आंधी के रूप में राहत लेकर आया है। IMD के अनुसार दिल्ली में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में गरज के साथ हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने से मौसम सुहाना हुआ है। IMD ने रविवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई थी। सुबह से ही बिजली कड़कने के साथ गरज और तेज़ हवाएं चल रही हैं। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और कुछ झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी चल रहे हैं। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली के मयूर विहार, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर समेत कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। अब जानते हैं देश की कुछ अन्य खबरों के बारे में। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को आएगा रिजल्ट। बंगाल में इस बार 2 चरणों में होगा चुनाव, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को नतीजे। डैडी आर्मी का नया अवतार, अब यंगिस्तान बनाएगा चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन। ईरान युद्ध की कीमत चुकाएंगे आम लोग, तेल ठिकानों पर हमलों से फैला जहरीला प्रदूषण, दहशतों तक रहेगा असर। 1 अप्रैल से महंगा होगा हाईवे का सफर, फास्टैग एनुअल पास की इतनी होगी कीमत।